पुलिस की वर्दी पहने हुए दो तीन लोग टहल रहे थे। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसी बीच में एक पति और पत्नी ने मैगी का ऑर्डर दिया हुआ था। और जैसे ही मैगी आती है तो पति ने मैगी खाना शुरू कर दिया था। और पत्नी इंतजार कर रही थी कि उसकी मैगी आएगी तो वो भी खाना शुरू करेगी। जिसने वर्दी पहनी हुई थी वो पास में आता है और उसकी पत्नी से कहता है कि क्या तुम मुसलमान हो। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसी बातें कर रहे हो, अपना काम करो, यहाँ से चले जाओ। जब ये बात उस व्यक्ति ने जो मैगी खा रहा है उस वर्दी वाले से बात कही तो वर्दी वाले ने कहा कि कुछ तो सुना दो, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह जो याद हो वो सुना दो। उसने फिर से हैरानी से देखा उस व्यक्ति को, आखिर ये किस तरह की बातें कर रहा है। और उसने उसको इग्नोर किया और वो अपनी मैगी खाने में मग्न हो जाता है। लेकिन तीसरी बार फिर से एक आवाज आती है कि नाम तो बता, नाम क्या है। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम शुभम द्विवेदी है, बताओ क्या करोगे। इतना कहना था कि उधर से तड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं और जैसे ही गोली चलती है शुभम द्विवेदी जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब उसकी पत्नी जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो कह रही थी कि तुमने इनको मार दिया है, अब मुझे भी मार डालो, मैं क्या करूंगी जीकर। जैसे ही ये बात कही जाती है उस व्यक्ति को जरा सी भी दया नहीं आती। वो ना ही घबराता ना ही डरता। वो कहता है कि जाके अपने मोदी से कह देना कि हमने इसको मार डाला। जैसे ही ये बात कही जाती है उसके बाद उस महिला का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। इन गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग होते हैं, जैसे ही सुन रहे थे अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गोलियों की जद में जो आ रहा था वो मर रहा था। लेकिन नाम पूछ रहे थे तब गोलियां चल रही थी। नमस्कार, मैं राहुल यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक गांव लगता है, पहलगाम। दरअसल ये पहलगाम यहीं की सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर का एक थाना लगता है महाराजगंज, और महाराजगंज के थाना क्षेत्र का एक जगह लगती है हाथीपुर। यहाँ सीमेंट का कारोबारी एक लड़का जिसका नाम होता है शुभम शुभम द्विवेदी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई थी 12 फरवरी 2025 को। शादी के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। इसी बीच में जब बात घूमने फिरने की आती है तो परिवार के बाकी सदस्यों से भी कहा जाता है कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं, सैर सपाटे के लिए चलते हैं। इसी तरह से घर के परिवार के सदस्यों ने अपना अपना नाम अंकित कराना शुरू कर दिया। देखते ही देखते संख्या 9 हो जाती है। परिवार के 9 लोग तैयार हो जाते हैं कि चलो घूमने के लिए चलते हैं। अब परिवार के लोग जब 9 संख्या हो जाती है तो 16 अप्रैल 2025 को जम्मू के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। श्रीनगर में जाने के बाद वहां ठहरते हैं और यहां से अलग अलग इलाकों की तरफ वो रुख करते हैं। परिवार के 9 सदस्य होते हैं। पहले जाते हैं सोनमर्ग, इसके बाद जाते हैं गुलमर्ग। इधर उधर घूम के आकर अपने कमरे पर आराम करने लगते थे। अब ये 22 अप्रैल 2025 की बात है। पहलगाम की तरफ रुख करते हैं। दरअसल इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। परिवार के सदस्य जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद शुभम अपनी पत्नी के साथ, साथ में चचेरा भाई और उसकी पत्नी भी होती है। ये 4 सदस्य ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं, 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं। दरअसल पहलगाम में जब पहुंचते हैं तो वहां पर एक वेस्टर्न घाटी है। लगभग 8 से 10 किलोमीटर के लिए घोड़ा करना पड़ता है। घोड़े वाले जैसे तैसे दाम मांगते हैं, उसके बाद बातचीत करने के बाद जैसे सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होने के बाद लोग उस घोड़े पर बैठते हैं और 8 से 10 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। पहाड़ियों में इधर से उधर होते हुए ये लोग पहुंचते हैं। इसी तरह से सैलानी यहाँ पर आते हैं, घोड़ों का मोल भाव करते हैं। बहुत कम संख्या में ऐसे लोग होते हैं जो पैदल सफ़र कर पाते हैं, क्योंकि चढ़ाई ऊंचाई कुछ ऐसी है कि घोड़े तो आराम से चले जाते हैं या फिर जिनको आदत होती है वो आराम से चले जाते हैं। परिवार के 5 सदस्य कहते हैं कि हम तो ऊपर नहीं जाएंगे, इसीलिए आप जाना है तो चले जाएं। शुभम द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ, साथ में चचेरा भाई, उसकी पत्नी, ये सब चले जाते हैं। वहां जाने के बाद जो ऊपर पहुंचते हैं तो उनके घोड़े वाला है वो कहता है कि साहब मैं आपका यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको एक टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद आराम से 1-2 घंटे में जितना मन करे उतना घूम कर आइए। इतना खूबसूरत दृश्य है, नज़ारा है कि आप देखते ही कहोगे कि कश्मीर तो जन्नत है। जैसे ही ये बात शुभम द्विवेदी सुनता है तो मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि पूरा कश्मीर घूम लिया है, एक पहलगाम बचा है, यहाँ की वेस्टर्न घाटी बची है, इसको भी देख लेते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद जब आप चढ़ाई करके जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे में प्यास भी लगने लगती है, ऐसे में भूख भी लगने लगती है। तभी शुभम द्विवेदी ने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ खाते हैं। खाने के नाम पर वहाँ या तो मक्के की रोटी या साग मिलता है या फिर मोस्टली वहाँ पर लोगों के लिए मैगी मिलती है। 2 मिनट में मैगी तैयार कर देते हैं और जो पर्यटक होते हैं उनको दे देते हैं। जैसे ही शुभम द्विवेदी के हाथ में मैगी आती है, मैगी खाने के लिए वो तैयारी कर रहा था, इतने में ही 3 वर्दी वाले वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पर आते हैं।
इनसे बातें करने लगते हैं। ये सुन रहे थे, पास में खड़े हो जाते हैं और शुभम से कहते हैं कि क्या तुम मुसलमान हो? ये बात सुनने के बाद शुभम द्विवेदी को बड़ा अजीब लगता है। वो हैरान हो जाता है, सोचकर परेशान हो जाता है कि किस तरह की बात कर रहा है। बात आगे बढ़ती है, आगे जैसे ही बढ़ती है तो पूछता है कि नाम क्या है तुम्हारा? एकदम तैश में आकर शुभम द्विवेदी अपना नाम बताता है और तड़तड़ाहट करके गोलियां चल जाती हैं। शुभम द्विवेदी यहाँ पर मारे जाते हैं। उनकी पत्नी चीखती चिल्लाती रह जाती है। उनको एक संदेश दिया जाता है और वो संदेश सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसी तरह की दूसरी घटना, महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। 5 लोगों का ग्रुप था। पत्नी, बेटी, चाचा और एक और सदस्य होता है। पांचों के पांचों वहां पर मौके पर मौजूद थे। जैसे ही गोलियां चली, इन्होंने भागकर एक पास के टेंट में शरण ले ली। टेंट में प्रवेश करते हैं। उन्हें लग रहा था कि यहाँ आराम से हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन टेंट के बाहर वही पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग, आतंकवादी, जाते हैं और जाने के बाद आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि बुजुर्ग आदमी होता है जिसकी उम्र लगभग 54 साल के आसपास होती है। उसका नाम संतोष जगदाले होता है। ये बात मीडिया में उसकी बेटी जो होती है, आशावरी जदावले, उसने ही मीडिया को बताई थी जब ये बात लोगों में पहुंचती है। दरअसल संतोष जगदाले से कहा जाता है कि चौधरी तू इधर आ जा, बाहर आ जा। चौधरी कहकर उसको बाहर बुलाया जाता है। वो बुजुर्ग आदमी, 54 साल का आदमी, जैसे ही बाहर आता है उससे कहा जाता है कि कोई कुछ याद है, कुछ आयत। तो बुजुर्ग आदमी बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था, सहमा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या बात करे। जैसे वो समझ नहीं पाता है तो उसे दोबारा कहा जाता है कि कुछ याद है, कुछ इस्लामिक आयत वगैरह सुनाओ। वो सुना नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते। इसके बाद गोली चलती है। पहली गोली उसके सर में लगती है, दूसरी गोली पीठ पर मारी जाती है। गोली लगने के बाद वो घूमते हैं और तीसरी गोली उनके कान के पास लगती है। ये शोर, ये चीखें सुनने के बाद जो उनके भाई होते हैं, जिनका नाम कोस्तुम होता है, कोस्तुम गनमोटे, वो ये बात सुनने के बाद बाहर निकलते हैं, आवाज़ लगाते हैं भैया। तो आतंकवादी समझ जाते हैं कि ये इसी का तो भाई है, इसे क्या नाम, क्या पता, क्या आयत पूछना। उनको भी 4-5 गोलियां तड़ातड़ मारी जाती हैं। गोली लगते ही वो भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद हरियाणा करनाल के सेक्टर 7 है, वहाँ का एक गांव लगता है खूसली। वहाँ के रहने वाले नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। दरअसल 16 अप्रैल 2025 को इनकी शादी हिमांशी से हुई थी और हिमांशी से शादी होने के बाद ये मसूरी में बारात वरात का प्रोग्राम था। दरअसल ये नेवी के लेफ्टिनेंट होते हैं। इनकी पोस्टिंग केरल के कोच्चि में होती है। शादी के लिए आए थे, अच्छी खासी लंबी छुट्टी ले रखी थी और 16 अप्रैल को जैसे ही बारात का प्रोग्राम होता है उसके बाद ये प्लान करते हैं कि क्यों ना विदेश घूम के आते हैं, स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं। इसके लिए इन्होंने यूरोप का एक वीज़ा भी अप्लाई कर दिया था। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिल पाता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम परेशान क्यों होती हो? अगर हम यूरोप नहीं गए तो क्या हुआ, अपने देश में भी तो मिनी स्विट्जरलैंड है, वहाँ चलेंगे। इन्होंने टिकट बुक कराया और सीधे ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच जाते हैं। पहला ट्रिप था पहलगाम का। पहलगाम दिखाना चाहते थे कि यूरोप बिल्कुल इसी के जैसा दिखता है, जैसा कि आपने जम्मू कश्मीर का पहलगाम की वेस्टर्न घाटी दिखाई देती है। वहाँ जाते हैं। जाने के बाद पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे, गोलियाँ चल रही थी। इनसे भी नाम पूछे जाते हैं, इनसे भी कुछ पूछा जाता है कि कौन हो, क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या है। और जब आतंकवादियों को लग जाता है कि हम जिनको मारने के लिए आए हैं ये वही हैं, और उनको भी तड़ातड़ गोलियां मार दी जाती हैं। इसके बाद उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया, उसकी पत्नी ने। और उन्होंने भी यही अपील की कि मैं जीकर क्या करूंगी। उन्होंने यही संदेश दिया कि मोदी से कह देना, मोदी को बता देना कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है। ये जो ऑफिसर होता है, नेवी का ऑफिसर, असल में ये कुछ कर पाते क्योंकि सामने जो आतंकवादी होते हैं वो पुलिस की वर्दी में आए थे। इसीलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वजह क्या है, बात क्या है, क्यों गोली चला रहे हैं। बस उनको जो काम था वो अपना काम कर रहे थे। अगर उनको ये पता होता है कि ये पुलिस नहीं है, फौजी नहीं है, तो हो सकता है उनसे मुकाबला करते। लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार थे, मुकाबला नहीं कर पाते। जैसे ही घर सूचना पहुंचती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 2 मई को बताया जाता है कि लेफ्टिनेंट का जन्मदिन मनाया जाता है 2 मई को। लेकिन जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, सूचना आती है कि हत्या हो गई है। उसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसी एक कहानी है। इसमें अनंतनाग जिले का रहने वाला, जिसका नाम होता है सैयद आदिल हुसैन शाह। दरअसल ये रोज़ अपने घर से निकलता था। घर से निकलने के बाद वहाँ पर जहाँ पर सैलानी आकर रुकते हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में घोड़े होते हैं। उन घोड़ों को कुछ नौकरों की ज़रूरत पड़ती है और सैयद आदिल हुसैन शाह भी ऐसी जगह नौकरी करता था जिसके पास बहुत सारे घोड़े थे। उसका काम यही था कि सैलानी के पास जाना, उससे बात करना, उसको समझाना कि मैं आपको घाटी दिखाकर लाऊंगा, बहुत खूबसूरत है, मिनी स्विट्जरलैंड है,
इस तरह की बहुत सारी लुभावनी बातें करके वो मजदूर आदमी रोज घर से निकलता था और घर से निकलने के बाद एक पर्यटक की तलाश में निकलता था, क्योंकि पूरे दिन में एक ही पर्यटक को घुमा सकता था, क्योंकि वहां पर 2-3 घंटे का समय लग जाता था, 2-3 घंटे जाने में और 2-3 घंटे आने में। इसी तरह से सैयद आदिल हुसैन भी निकला था 20 अप्रैल 2025 की दोपहर के समय। उसने अपना एक सैलानी को पकड़ा था, उसके साथ जाता है और जाने के बाद मौके पर पहुंच जाता है। जैसे ही मौके पर टूरिस्ट को पहुंचाते हैं तो वहां से लगभग उस मेन गेट से उससे लगभग 20-30 मीटर या 50 मीटर के आसपास पहले ही वो घोड़े रुक जाते हैं। उसके बाद वो अपने उस टूरिस्ट का इंतजार करते रहते हैं। टूरिस्ट को एकदम भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि उनसे उनसे पैसे मिलते हैं, उन्हीं से इनकम होती है। लेकिन बातचीत जब होती है 8 या 10 किलोमीटर के सफ़र में, तो आदिल जैसे न जाने कितने लोगों की दोस्ती हो जाती है। और इसी बातचीत से जब अंदर जाते हैं तो वो कहता है कि मैं भी साहब आपके साथ चलता हूँ, मैं कुछ फ़ोटो वोटो खींच लूँगा। और इसीलिए करते हैं क्योंकि टूरिस्ट खुश होकर उसे कुछ बख्शीश दे सके। इनाम की एवज़ में ये आदिल जो था, आदिल हुसैन शाह, ये भी पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जब गोलियां चल रही थी, उस गोली में ये भी उसकी जद में आ जाता है और आतंकवादी इसको भी मार गिराते हैं। जैसे इसकी मौत की, इसकी हत्या की खबर उसके परिवार वालों को लगती है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि ये जो मजदूर है ये अपने परिवार में पूरे परिवार का भरण पोषण करने वाला इकलौता कमाने वाला था। अब परिवार के लोग रो रो कर ये कह रहे हैं कि हमारा कौन देखेगा, कौन इसका भरण पोषण करेगा। ऐसे ही ये कहानी है बिहार प्रदेश के जिला रोहतास के अगोरी के रहने वाले एक व्यक्ति, जो जिनका नाम है मनीष रंजन। उनकी उम्र 42 साल के आसपास होती है, जो कि आईबी में ऑफिसर होते हैं और हैदराबाद में इनकी पोस्टिंग होती है। इनकी पत्नी, जिनका नाम जया मिश्रा होता है, वो कहती हैं कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि एक बेटी होती है 8 साल की, एक बेटा होता है 12 साल का। इसी तरह से पत्नी के साथ ये आईबी ऑफिसर, जिसका नाम मनीष रंजन होता है, वो कहते हैं कि ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बार कश्मीर का प्रोग्राम बनाते हैं। वैसे भी कश्मीर की काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं। रोज़ सर्च करता हूँ, लोगों की स्टेटस फ़ोटोज़ वगैरह देखता हूँ, तो ऐसा लगता है वाकई कश्मीर घूमने लायक है। इस बार का प्रोग्राम वहीं का बनाते हैं। इनके परिवार के सदस्य, कई लोग ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हालांकि ये भी पश्चिम बंगाल में रहकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ करते हैं, लेकिन मूल निवासी जो होते हैं वो बिहार के जिला रोहतास के होते हैं। और ये भी छुट्टियां मनाने के लिए पहुंच जाते हैं अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपने बेटे के साथ। वहां जाकर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब गोलियां चल रही थी, गोलियां चलने के दौरान इनका भी नाम पूछकर, इनका भी पता पूछकर, तुम कौन हो, क्या आयत सुना सकते हो, कुछ जानकारी दे सकते हो, जानकारी दे नहीं पाए। जो आतंकवादी पूछ रहे थे बता नहीं पाए, तो इनको भी गोलियों का शिकार होना पड़ा। बेटी भी देखती रह गई, पत्नी भी देखती रह गई, और बेटा भी ये सब अपनी आंखों से देखता रह गया। कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। आतंकवादियों ने जितने भी लोगों को निशाना बनाया था, उसमें सिर्फ पुरुष थे। बच्चों को, महिलाओं को इस पूरे कांड से दूर रखा। और आतंकवादियों ने एक एक करके लगभग 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, और 20 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अब ये सूची बनती है, लिस्ट बनती है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ के पर्यटक बताए जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि पर्यटकों को सिर्फ उनके पास जाते थे, उनसे नाम पता पूछते थे, उनकी पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे, और स्पेशली कुछ खास लोगों को ही निशाना बना रहे थे। और इस तरह से जिनको निशाना बना रहे थे वो सिर्फ हिंदू लोग थे। लश्कर ए तैयबा के टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब इनके स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। जो 3 आतंकवादी हैं, जिसका नाम आसिफ फौजी है, एक का नाम सुलेमान शाह और एक का नाम अब्दुल दाह, और जो हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं उसका नाम है सैफुल्ला खालिद, जो कि पाकिस्तान में रह रहा है। और भारत की सरकार ने ये वादा किया है कि, भरोसा दिलाया है कि जितना जल्दी हो सकेगा उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, उसको भी लाया जाएगा। और जो भी आतंकवादी इस सब के पीछे होंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और कश्मीर में वाकई शांति बहाल होगी, और जैसे लोग पहले जाते थे वैसे ही जाएंगे। किसी को डरने की, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि खासकर कश्मीर के बाशिंदों को ये बताना है कि जिस तरह से इन टूरिस्टों पर हमला हुआ था, इनकी वजह से न जाने कितने घरों के चूल्हे जलते हैं, कितने घरों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितने घरों के काम चलते हैं। लेकिन अगर टूरिस्ट के साथ अगर ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन आएगा घूमने के लिए, और कौन अपने यहाँ घूमने की बहुत सारी जगह हैं। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो कश्मीर हो सकता है कि टूरिस्ट प्लेस से हट जाए। तो इसी के साथ
इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।